तो जस्ट अ क्विक रिवीजन, हमने कल पढ़ा था कि कोऑपरेशन के ऊपर हम पढ़ रहे थे दैट कोऑपरेशन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी रिलेशनशिप में। सो उन्होंने बोला कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी बिकॉज कोऑपरेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। सो उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोऑपरेशन की जरूरत है, पेरेंट और बच्चे के बीच में कोऑपरेशन की जरूरत है। देन द नेशंस की कोऑपरेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन, तो बहुत सारी उन्होंने बात करी कि कोऑपरेशन के बिना कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है लाइफ में। तो जहां कोऑपरेशन होती है वहां पे सब कुछ परफेक्ट होता है। तो उन्होंने बोला जैसे अभी नेशंस के बीच में भी वॉर्स हैं, अगर सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते तो ये होती ही ना वॉर्स कभी। या उन्होंने बोला अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कोई इंडस्ट्री में भी अगर सपोजिंगली कोई लड़ाई है, तो उससे सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ही इफेक्ट नहीं होते बट सोसाइटी एज अ होल इफेक्ट होती है। तो जहां पे भी कोऑपरेशन छूटती है वहां पे यू नो नेगेटिविटी का एक जो रिपल इफेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली जैसे कहते हैं ना, एक एक लूप में नेगेटिविटी आई तो वो सारी जगह सोसाइटी में फैलती है। देन दे हैव गिवन एग्जांपल्स ऑफ चर्चेज आल्सो, कि जैसे अगर एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे कुछ चर्चेज हैं, तो वहां पे भी अगर सपोजिंगली हार्मनी नहीं है तो वहां पे भी एक लड़ाई है। तो उन्होंने बोला जब रिलीजियस लड़ाई भी होती है तो भी मतलब क्या होता है कि सारी सोसाइटी एज अ होल इफेक्ट करती है। जैसे अभी देखो, अगर हम देखें जो भी वॉर सिचुएशंस हैं वर्ल्ड में, इट इज बिकॉज ऑफ द रिलीजियस थिंग्स। देर आर फाइट्स बिटवीन द रिलीजन ओनली। अगर वो सब कोऑपरेट करके चलते, जब इनिशियली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, अगर कोऑपरेशन तभी क्रिएट हो जाती तो ये वर्ल्ड वॉर्स और ये वॉर्स होती ही नहीं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। दीज पॉसिबिलिटीज आर नॉट मेंशन्ड इन द स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो उसने ऑथर ने बोला कि मैं ये चर्चेस के बारे में जो भी मैं डिस्कशन कर रहे हैं या किसी के बारे में भी हम बोल रहे हैं, किसी क्रिटिसिज्म की वजह से नहीं बोल रहे हैं। हम यहाँ पे कोई बुराई करने नहीं बैठे, हम एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि कोऑपरेशन कितनी जरूरी होती है, but only as a mean of illustrating the power of cooperation and to emphasize my belief in the potential power of the churches of the world. So basically वो ये कह रहे हैं कि अगर जो वर्ल्ड में चर्चेज हैं अगर वो सब बहुत कोऑपरेट करके चलती तो शायद ये जो आज सिचुएशन है वर्ल्ड की वो नहीं होती। So there will be no possibility of misinterpretation of my meaning in the reference that I have here made to the churches. I will repeat that which I have so often said in person, namely, that had it not been for the influence of the churches, no men would be safe in walking down the street. Men would be at each other's throat like wolves, and civilizations would still be in the prehistoric age. तो उसने बोला कि they have done a lot of good work also. ये नहीं है कि हम सिर्फ उसकी नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, बट in a totality they were just giving examples. So when bola ki my complaint is not against the work that the churches have done, but the work they could have done through leadership that was based upon the principles of coordinated cooperative efforts, which would have carried civilization at least 1,000 years ahead of where it is today. तो उन्होंने बोला कि मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूं कि चर्चेस ने गलत किया, या अगर आज थोड़ी बहुत हार्मनी है, थोड़ा बहुत पीस है, अगर हम एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो रिलीजियस अभी भी अभी भी है। जैसे हम क्या कहते हैं ना, गॉड फियरिंग पीपल। सो गॉड फियरिंग डजंट मीन कि हम कोई भगवान से डर रहे हैं, बट येस देयर इज अ सुपर पावर जिसके बारे में हमें एक नॉलेज है, और उसकी नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं हम शायद गुड कंडक्ट में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। शायद हमारी थोड़ी सी अगर वो भी फियर ना होता, गॉड फियरिंग भी नहीं होते हम, तो शायद वो भी नहीं होता। सो हेयर फियर डजंट मीन्स अ नेगेटिव ट्रेट, बट इट इज अ इट्स लाइक कि जब हमें पढ़ाया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी के लिए, चर्चेस पढ़ाती हैं, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ाते हैं, हमारे जितने भी हिंदू धर्म है या क्रिश्चियनिटी के धर्म है, एनी एनी धर्म, वो क्या पढ़ा रहा है कि देयर इज सम सुपर पावर जिसकी वजह से सारा संसार चल रहा है। एंड और जो हम कर रहे हैं उसी की वजह से अगर राइट कर रहे हैं तो राइट हमारे पास आ रहा है, रॉन्ग कर रहे हैं तो राइट रॉन्ग ही आ रहा है। सो बोला कि मेरी कंप्लेन चर्चेस से नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया,
बट उनकी कंप्लेंट चर्चेस से है कि वो कुछ और भी अच्छा कर सकते थे, दे कुड हैव डन बेटर। अगर वो थोड़ा सा और इसको बहुत कह लो कि आपस में लड़ाई ना करें, अगर हम रिलीजन में भी देखें, अगर आपस में लड़ाई ना हो तो और ज्यादा मिलकर कितना ब्यूटीफुली उसको आगे हम ले जाएंगे। जैसे जब जब हम कोई मेडिटेशन की बात करते हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअल मीन्स कनेक्टिंग टू द स्पिरिट, वेयर देयर इज नो रिलीजन, where there is, I am not Hindu, I am not Muslim, like abhi hum we all are sitting from different places in the world, but we are together and doing something which is नॉट रिलीजियस। जैसे कल भी चंदन जी ने भी एग्जाम्पल दिया, आई थिंक शारदा जी का एग्जाम्पल था कि वो हिंदू या उसमें वैसे काम नहीं करते हैं हॉस्टल में, बट वो जो भी आता है उनको सेटल करने के लिए या जब तक वो सेटल ना हो जाए तब तक उसकी सेवा करते हैं, दैट इज सेल्फलेस सेवा, सेल्फलेस सपोर्ट विच दे हैव गिवन। सो वो ही एग्जैक्टली वही बताना चाह रहे हैं ऑथर यहाँ पे कि अगर हम ये रिलीजन वाले जो डिफरेंसेस हैं इनको छोड़ दें तो हम और अच्छा कर सकते हैं शायद। अगर सारे सोचो धर्म इकट्ठे हो जाएं और अपनी अपनी सोल की अपलिफ्टमेंट की तरफ लग जाएं तो कितना ब्यूटीफुल हो। जैसे उस दिन में मैंने शेयर किया कि अभी इस टाइम पे हमारी जो गैलेक्सी है वो एक नए गैलेक्टिक साइकिल में एंटर कर रही है। तो जैसे हमारा अर्थ आसपास रिवॉल्व करता है सूरज के, हमारा पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है एक बड़े सन के, हमारा इवन हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं वो भी एक बड़े उसके आगे रिवॉल्व करता है। अगर हम इस नॉलेज में आए कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ बिग यूनिवर्स, हम सोचे हमारी औकात है क्या। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर एक सिंपल मेरे को कहीं पॉइंट आउट करना है मुझे अपने आप को एक वर्ल्ड मैप के ऊपर, तो पहले सोचो वो वर्ल्ड मैप के अंदर हमारा एक कॉन्टिनेंट, हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी एक कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर हमारा एक स्टेट, हमारी स्टेट के अंदर हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट जिलास हो, सिटीज हो, और भी कुछ हो, फिर उसके अंदर हमारा एरिया, फिर हमारी स्ट्रीट, फिर हमारा घर, और फिर हम एक्चुअली हम देखा जाए पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वी आर नॉट इवन अ स्पेक ऑफ सैंड। स्टिल हम कितनी बड़ी ईगो लेके चलते हैं, मैं मेरा धर्म। हम कहीं पे भी पैदा होते धर्म वहीं का होता, आज हम यहाँ पैदा हुए कोई हमें उठा के लेके चला जाए यूएस में और किसी और हम रिलीजन में लेके चला जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बॉडी को। सोल अपनी अपनी जर्नी करने आई है। अगर हम उस तरह से देखें तो अगर हम रिलीजियसली सारे के सारे मिल जाएं आज एज अ वर्ल्ड एज अ होल तो अर्थ की असेंशन को कोई रोक ही नहीं सकता है। ये जो अर्थ के ऊपर इतनी नेगेटिविटी है क्यों है? बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस। वैसे जैसे अभी हम उन्होंने भी बोला कि अगर हम प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से चलते, कोऑपरेटिव एफर्ट से चलते, तो हमारी जो सिविलाइजेशन होती 1000 years अहेड होती। हम अगर मैं इसको स्पिरिचुअल टर्म्स में बोलूं तो हमारी इस वक्त अर्थ इज इन थर्ड डायमेंशन, इट इट कुड हैव बीन इन दी 10th और 12th डायमेंशन में हो सकती थी हमारी अर्थ। इतने सारा रिलीजियस मतलब इतना हमारे अच्छा रिलीजन है हमारी अर्थ के ऊपर कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, इतने स्क्रिप्चर्स हैं, अलग अलग धर्म देखो, सब धर्म एक ही बात करते हैं, देयर इज वन डिवाइन पावर विच इज देयर। तो अगर हम उसके बारे में सोचें कि अगर ये सारे के सारे जितने भी रिलीजन्स हमारे अलग अलग कंट्रीज में चल रहे हैं, सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो हमारी अर्थ की असेंशन को या हमारी अपनी डेवलपमेंट को, हमारी सोल की डेवलपमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता। सो इट इज नॉट येट टू लेट फॉर सच लीडरशिप। अभी भी उन्होंने बोला कि लेट नहीं हुआ। अगर अभी भी कोई एक मे बी यूएन जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस के लोग अपने आप ही ये सारे रिलीजियस चीजें खत्म कर दें, या एनी एनी कोई मिराकुलस कोई सिचुएशन हो, जैसे अगर हम अभी जैसे हम बात करते हैं, जैसे अलिफ जी भी कई बार कहते हैं कि वी आर लाइट वर्कर्स। सो जो भी जैसे अलिफ जी कितना देखो ब्यूटीफुल सेल्फलेस काम करती हैं कि वो मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही बुक रीडिंग सेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, हम फ्री में बैठे हुए हैं, लेट के मन कर रहा है तो लेट के, इंडिया में तो जैसे अभी दिन के 3 बज रहे होते हैं तो लोग लेट के भी सुन सकते हैं, आराम से सुन रहे हैं। बट स्पिरिचुअलिटी या कह लो जो भी हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं वो बिना किसी एफर्ट के हो रहे हैं। सो शी इज डूइंग सच अ सेल्फलेस वर्क।
तो शी इज अ लाइट वर्कर मतलब हु इज स्प्रेडिंग लाइट इन दिस वर्ल्ड। अगर ऐसे ही सब अपने आप अपनी अपनी पावर में आके यही काम करने लग जाएं, बेशक छोटा सा करें, बेशक आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाते हुए भी आप बोलो कि अरे आज मैंने बुक पढ़ी, बुक में मैंने ये पढ़ा, सिर्फ एग्जाम्पल, यू आर स्प्रेडिंग लाइट। सो अगर हम सारे के सारे ये करने लग जाएं तो कितना ब्यूटीफुली अर्थ पे असेंशन आ ही जाएगी, बिकॉज देन देयर इज नो रिलीजियस डिफरेंस। तो बोला it is not yet too late for such leadership that you may more fully grasp the fundamental principle of cooperative effort. You are urged to go to public library and read The Science of Power by Benjamin Kidd. Out of scores of volumes by some of the soundest thinkers of the world that I have read during the past 15 years, no single volume has given me such a full understanding of the possibility of cooperative effort as has this book. तो उन्होंने बोला, द बुक का नाम बोला द साइंस ऑफ पावर बाय बेंजामिन किड। तो उन्होंने बोला अगर हम ये वाली बुक पढ़ ले तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि कैसे कोऑपरेटिव एफर्ट्स करके चलना चाहिए, वो उसके बारे में बहुत लिखा है। आई विल सी अगर इफ आई कुड फाइंड पीडीएफ ऑफ दिस बुक आई विल शेयर इन द ग्रुप। तो बोला I have read during the past 15 years, no single volume has given me such a full understanding of the possibility of cooperative efforts as has this book. In recommending that you read this book, it is not my purpose to endorse the book in its entirety, for it offers some theories with which I am not in accord. If you read it, do so with the open mind and take from it only that which you feel you can use to advantage in achieving the object of your definite chief aim. तो उन्होंने बोला ये जो बुक है, जैसे हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ सक्सेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया, एक डेफिनेट चीफ एम हमने सेट किया है ना, हमने एक मास्टरमाइंड सेट किया, एक चीफ एम सेट किया। अब हम इनिशिएटिव पे हैं कि वी विल टेक एन इनिशिएटिव टू स्टार्ट व्हाटएवर, कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। इट कुड बी एन ऑनलाइन थिंग, इट कुड बी अ बिजनेस, और कोई जॉब चेंज कर सकता है। और सक्सेस डजंट मीन्स टू ओनली फाइनेंशियल अबंडेंस, इट कुड ऑल्सो बी, हम इस बुक से कितना स्पिरिचुअली भी सीख रहे हैं। जैसे अभी भी जो टॉपिक था कि अगर सारे रिलीजन एक जैसे हो, एक साथ हो जाएं तो कोई अच्छा लीडर बन जाए, इसका कोई लीडरशिप में सबको संभाल ले, तो पूरा वर्ल्ड ही कितना जल्दी वो कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि कुछ बुक्स में कुछ चीजें अच्छी भी होती है, कुछ चीज बुरी भी होती हैं, हम वो लेते जाएं जो हमें ठीक लगता है। तो अबाउट दिस बुक ही सेड कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो उनको शायद नहीं भी उनको सही लगी, बट उन्होंने वो लिया कि कैसे कोऑपरेटिव एफर्ट्स के साथ दुनिया जी जा सकती है। So बोला the book will stimulate thought which is the greatest service that any book can render. तो जैसे उन्होंने बोला कि एक्चुअली हम बुक पढ़ के क्या कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुक रीडिंग से स्पिरिचुअलिटी का कोई ऐसा देखा जाए डायरेक्ट लिंक नहीं है। दिस बुक इज नॉट अ स्पिरिचुअल बुक, बट स्टिल क्या होता है, हम जैसे कहते हैं वी ह्यूमंस आर हीप ऑफ, हमारी जो बॉडी है इट इज हीप ऑफ फूड। हमारी बॉडी क्या किससे बनी है, बचपन से हम खाना खाते जा रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी बड़ी होती जा रही है। सिमिलरली अगर हम खाना ना खाएं तो हम मर जाएंगे कुछ टाइम तक। तो बॉडी क्या है, हीप ऑफ फूड, और थॉट्स क्या है हमारे, हमारा माइंड क्या है, हीप ऑफ थॉट्स। आज हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा आज अगर जो मैं बोल रही हूँ या अलिफा जी बोलते हैं, कोई भी बोलेगा, वो क्या बोलेगा, जो उसके माइंड में चल रहा है, जो उसका बिलीफ सिस्टम है, हम उसी के थ्रू बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारा थॉट को स्टिमुलेट करती है। अभी जैसे जो भी अलिफा जी पढ़ाती हैं उसके अंदर क्या होता है कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच विल हेल्प अस रिलीज, कि अरे नहीं यार ये तो मेरा थॉट बिलीफ सिस्टम है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कल भी या परसों शेयर किया था कि मेरे को ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड हमें लगता था कि मैं कामों को डिले करती हूँ, मैं अपनी तरफ से बहुत एफर्टलेसली काम कर रही हूँ, सारे के सारे, बट मैं क्या डिले कर रही हूँ, अपनी हेल्थ। शायद मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, मैं बाकी अपनी जो क्लासेस का टाइम है, मेडिटेशन का टाइम है, फिक्स टाइमिंग्स है, ये इतने बजे ये मेडिटेशन, इतने बजे ये क्लास, इतने बजे वो क्लास, सब चल रहा है ठीक से। बट क्या आप कर रहे हो कि आप अपने लिए ध्यान नहीं दे रहे, अपनी बॉडी के लिए नहीं, अरे यार हो जाएगा। तो वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे लगा कि है। तो जैसे ही वो अलिफा जी ने अपना एग्जांपल दिया मुझे कि मैंने एक्सरसाइज करी तो लेट हो गई, तो मैं रात को जाके जिम चली गई, देन आई रियलाइज कि ओ शिट, मैं भी तो यही कर रही हूँ। बेशक वो छोटा सा थॉट है,
बट वो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रहा है मेरे को। एंड देन आई टुक अ चैलेंज कि 100 days आई विल डू फिजिकल, बेशक 15 मिनट करूं, 20 मिनट करूं, आधा घंटा करूं, 1 घंटा करूं, बट मैं फिजिकल कुछ ना कुछ स्ट्रेचेस योगा जरूर करूंगी। एंड आई विल रीड, मतलब ऑन माई ओन, रात को सोने से पहले एक बुक रीडिंग जरूर करूंगी, सो दैट वो ना अच्छे थॉट्स के अंदर सो। सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि क्यों हम बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी बुक हमारे लिए क्या कर रही है। कोई भी बुक हम पढ़ते हैं वो हमारे थॉट्स को स्टिमुलेट करता है, हमारी कितनी नेगेटिव बिलीव्स को हटा के उसकी जगह पॉजिटिविटी लेकर आता है। एंड पॉजिटिविटी इज ओनली स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विद पाठ पूजा और भगवान। it is like it is a way of living. Spirituality is connecting to your own soul, connecting to the, अगर आप खुद अपने आप को सोल समझ रहे हो तो आप दूसरे को भी उस लेवल से देखोगे, आप कंप्लेन्स नहीं करोगे। जैसे जब हमने रेडिकल फॉरगिवनेस किया, हमने बोला इनिशियली कि इट इज इन कोर, इन टोटलिटी, रेडिकल फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगिवनेस। रेडिकल फॉरगिवनेस इज अ बुक जिस पढ़ के हमें ऐसे लगा कि गलत कुछ होता ही नहीं है। मतलब हम अपनी स्पिरिट की एक्चुअल जो हमारा कह लो सेल्फ है, हम उसके साथ जुड़े, कि गलत कुछ है ही नहीं। हर कुछ जो कुछ भी कर रहा है कुछ ना कुछ रीजन से कर रहा है, हमारे अंदर से कोई फ्रीक्वेंसीज हैं, वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिविटीज हैं जो निकल रही हैं, जिसको शायद ठीक करने के लिए आगे वाला ऐसे बिहेव कर रहा है। तो अगर हम ये समझे तो हमने क्या किया, अपने स्पिरिट के साथ ही हम अटैच हुए। तो बोला द बुक विल स्टिमुलेट थॉट विच इज द ग्रेटेस्ट सर्विस दैट एनी बुक कैन रेंडर। आज हम ये बुक पढ़ते हुए भी अगर हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें अपने सोल से कनेक्ट कर रही हैं, जैसे हमने कल सीखा कि कोऑपरेशन में रहना है, तो जैसे कल क्लास के टाइम पे भी यही थॉट आया कि हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कोऑपरेशन की, अगर हमने 4 घर के लोग हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं है तो फिर कैसे करें। देन ऑल ऑफ अ सडन टॉपिक आया कि हम कैसे कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ विद लव, है ना। तो जैसे हम जब हम उस प्यार की भावना में होते हैं, जैसे पावर बुक भी यही कहती है कि अगर आपको लग रहा है कि आगे वाला बंदा आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच भी रहा है, दैट मीन्स आपने ही शायद कुछ कभी उसके लिए गलत सोचा होगा जो वो रेडिएट होके वापस आ रहा है, या फिर वो आपके लिए कोई लर्निंग लेसन लेकर आ रहा है। तो पावर बुक भी यही कहती है कि दे आर योर पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स, आप उससे आगे बढ़ो। सो सिमिलरली उन्होंने बोला कि जब वो बुक को जो मेंशन कर रहे हैं, द साइंस ऑफ पावर बाय बेंजामिन किड, वो इसलिए कर रहे हैं कि शायद उसे पढ़ के हम कोऑपरेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। So, बोला एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रीडिंग कोर्स ऑन द लॉ ऑफ सक्सेस इज टू स्टिमुलेट deliberate thought, particularly the brand of thought that is free from bias and prejudice and is seeking truth no matter where or how or when it may be found. तो उसने बोला कि बेसिकली लॉ ऑफ सक्सेस का क्या है कि हम अपने थॉट्स को एक्चुअली चेंज कर पाए, या ये बुक हमारे थॉट्स को स्टिमुलेट मींस उसको, जैसे कहते हैं ना, हमारे ओल्ड बिलीफ को जोड़ता है कोई चीज, सो दैट हमारी जो बायसनेस है बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे किसी भी चीज को लेके हो सकती है कि बेटी हमेशा अच्छी होती है बहू खराब होती है, या वट, बहुत सारी, सास अच्छी होती है माँ अच्छी होती है, सास खराब होती है। सो दीज आर ऑल आर थॉट्स, हमारे थॉट से हमने वो क्रिएट किया रखा है, और क्योंकि वो हमने वैसे ही बनाए रखा है इसलिए वो वैसे ही ट्रेंड चलता ही आ रहा है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज ही लो है सबकी। तो बोला बस वो बायसनेस को, वो प्रेजुडाइज को, जैसे अभी रिलीजन में भी कई लोग होते हैं कि नहीं, मुझे इस रिलीजन के बंदे के साथ कोई बिजनेस नहीं करना, कोई शादी नहीं करनी। जैसे कई लोग बहुत कट्टर करेंगे, वो बेशक बच्चे मरा जाएं, बट वो नहीं एग्री नहीं होते कि नहीं जी आप अपने, या बेशक भाग के शादी कर लें वो, बट वो एग्री नहीं करेंगे कि किसी और रिलीजन में जाके कोई शादी करे। सो दैट वे हमारी ये बायसनेस है, हमारी प्रेजुडाइसेस हैं, जिनको हमें ही ठीक करना है। तो उन्होंने बोला ये बुक्स वही करती हैं, जो भी रिलीजियस बुक्स होती हैं, सॉरी, ये पावरफुल बुक्स होती हैं जो हमारे थॉट्स को ही स्टिमुलेट करती हैं। तो बोला ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, I was fortunate during the World War. I was fortunate enough to listen to great soldiers' analysis of how to be. This analysis was given to the student officers of the second training camp at Fort Sheridan by Major C.A. Batch, a quite
unassuming army officer acting as an instructor. I have preserved a copy of this address because I believe it to be one of the finest lessons on leadership ever recorded. तो उसने बोला कि एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऑथर को किसी एक जो स्टूडेंट ऑफिसर था एक ट्रेनिंग कैंप का, उसका एक जो मेजर सीए बैच करके था, उसके एक मतलब आर्मी ऑफिसर का वो इंस्ट्रक्टर था, तो उसने एक लेक्चर दिया या उसने एक लेसन पढ़ाया ऑन लीडरशिप, और उसकी जो रिकॉर्डिंग थी या उसका जो वो मैटर था वो ऑथर के पास लग गया। तो अभी जो हम पढ़ेंगे इसके आगे, दैट इज उसका वो क्या लेटर है या कैसे लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में है ये पूरा का पूरा लेटर। सो उन्होंने बोला द विजडम ऑफ मेजर बैच एड्रेस is so vital to the businessman aspiring to leadership, or to the section boss, or to the stenographer, or to the foreman of the shop, or to the president, that I have preserved it as a part of this reading course. उसने कितना ब्यूटीफुली बोला कि वो इतना ब्यूटीफुल एड्रेस है कि वो सिर्फ किसी आर्मी वाले के लिए नहीं है। उसने बोला कि वो किसी एक नॉर्मल सेक्शन बॉस को भी वही सेम हम लीडरशिप को पढ़ा सकते हैं, उस बंदे को स्टेनोग्राफर हो उसको भी, फोरमैन हो उसको भी, मतलब कोई भी वो जॉब करता हो कोई भी इंसान, लीडरशिप क्वालिटी को पढ़ाने का ये बहुत ब्यूटीफुल उसने एक जो भी उसने लेक्चर था उसको रिकॉर्ड किया, और उसकी उसकी यहाँ पे अभी आगे इट इज मेंशन्ड। तो उन्होंने बोला कि कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये बुक इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सक्सेस। सम पीपल जो मे थिंक कि बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उन्हीं को ये बुक पढ़नी चाहिए, पर आज हम सारे पढ़ रहे हैं। अगर हम देखा जाए अपने अपने फील्ड में, हम कोई कोई जॉब में जिस जिस जगह पे लगे हुए हैं, हम कोई बिजनेस शायद नहीं कर रहे हैं, हम कोई जॉब हो सकता है कर रहे हो, अगर कई लोग हाउस वाइफ भी हैं, बट स्टिल वो जो नॉलेज है वो हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सो उन्होंने बोला एज अ लीडर अगर हमने कुछ भी करना है, तो अगर हमें एज अ लीडर किसी टीम को ही करना है, जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी तो अपने नर्सेस को, अपने स्टाफ को लीड करना होता है। सो ये दिस पर्टिकुलर बुक बेसिकली विल हेल्प एनहांस द क्वालिटीज थ्रू विच वी कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो, एंड इन अ सोसाइटी एज अ टोटल, मतलब हम पूरे सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं इन इस बुक की नॉलेज से। तो बोला कि वो एक किसी स्टेनोग्राफर को भी वही लीडरशिप की पढ़ाया जाएगा, और एक प्रेसिडेंट हो उसको भी वही सेम पढ़ाया जाएगा। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने बोला कि इतना इजी लैंग्वेज में या कह लो इतना ब्यूटीफुली लीडरशिप को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इट इज माई अर्नेस्ट होप दैट थ्रू द एजेंसी ऑफ दिस कोर्स दिस रिमार्केबल dissertations on leadership will find its way into the hands of every employer and every worker and every ambition person who aspires to leadership इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। कितना ब्यूटीफुल है कि वो चाहते हैं कि वो इस डिजर्टेशन से जो ये जो नोट आएगा अभी आगे, उसके अंदर से वो किसी भी तरह चाह रहे हैं कि वो हम लोग इतने इंस्पायर हो जाएं, जो भी हम किसी भी अपने फील्ड में लीडरशिप करना चाह रहे हैं तो वो लीडरशिप हमें समझ में आ जाए। तो बोला इट will find its own way in the hands of every employer and every worker and every ambition person who aspires to leadership in any walk of life. The principle upon which the address is based are as applicable to leadership in business and industry and finance as they are in the successful conduct of warfare. तो उसने बोला जबकि ये मेजर बैच का जो भी है वो क्या कहते हैं है तो आर्मी ऑफिसर का एक नोट है, बट उन्होंने बोला ये इंडस्ट्री में, किसी बिजनेस में, किसी फाइनेंस में कहीं पे भी ये काम कर सकता है। सो बेसिकली नाउ विल स्टडी दिस मेजर बैच spoke as follows: in a short time each of you men will control lives of certain numbers of other men. So basically वो एक नए ऑफिसर्स को ये एक लीडरशिप के बारे में एक बता रहा है। So basically हो सकता है कि इट कुड बी अ फेज जहाँ पे जैसे हमारे, जब माय हस्बैंड इज आल्सो नेवल ऑफिसर, जब एकेडमी से पास आउट होते हैं तो एक स्पीच होती है, हो सकता है ये वही स्पीच का कुछ हो। तो उन्होंने बोला कि इन शॉर्ट टाइम ईच ऑफ यू मेन, जो भी वहां पे स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे थे वहां से एकेडमी से, वो विल कंट्रोल द लाइव्स ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ अदर मैन, वो क्या बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे। तो देखो अभी जैसे कैडर्स होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, कैसे होते हैं कि कुछ ऑफिसर रैंकिंग होती है, कुछ सेलर्स रैंकिंग होती है, या फिर कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ अर्दलीज होते हैं, या जो सैनिक होते हैं, बेसिकली दे आर नॉट
ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो पूरा मैनेजमेंट करते हैं। बाकी वर्किंग स्टाफ होता है, जो अर्दलीज होते हैं या नेवी में सेलर्स होते हैं, ऐसे एयरफोर्स में भी अलग होते हैं कैटेगरीज। सो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि अभी जैसे ही कोई अकेडमी से निकलता है ऑफिसर बन के, तो उसके नीचे कुछ सेलर्स तो होंगे ही होंगे, कुछ अर्दलीज तो होंगे ही होंगे, जिनके जो जिनसे वो काम करवाएगा। सो आप पढ़ाई करते हो ऑफिसर बनने के लिए, और ऑफिसर बन के आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हो, वहां पे कुछ सेक्शन में आपको कुछ लोग मिलते हैं जिनके थ्रू आप काम कराते हो। दे आर बेसिकली वो मैनेज करते हैं। तो उन्होंने बोला ईच वन ऑफ यू मेन विल कंट्रोल द लाइफ ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ अदर मैन। आप उनकी लाइफ कंट्रोल करोगे। यू विल हैव इन योर चार्ज लॉयल बट अनट्रेन्ड सिटीजन्स। अब आप किसके इंचार्ज बनोगे? वो लॉयल है। जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में आ रहा है वो लॉयल है। क्यों? उसको जॉब करनी है, उसको अपने देश के लिए कुछ करना है। सिमिलरली अगर हम इसको बिजनेस से भी करें तो भी, जैसे अगर छाया जी से एग्जाम्पल पार्लर भी चलाती हैं, तो जो भी उनके नीचे काम करने आएगा, है ना, शी इज, अगर शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग और उनके नीचे कोई काम करने आती है, कोई लेडी है या कोई लड़की है जो काम करने आती है, तो वो बेशक हो सकता है अनट्रेन्ड हो, बेशक हो सकता है उसको वो स्किल आती ना हो, बेशक छाया जी को उसको स्किल सिखानी हो, बट उसको वो लॉयल जरूर होगी क्योंकि उसको जॉब करनी है, क्योंकि उसको भी अपने पैसे कमाने हैं। सो उसने बोला कि आपके अंडर कुछ लॉयल और अनट्रेन्ड सिटीजन्स हैं हु लुक टू यू फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। तो वो आपकी इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस के लिए दे आर रेडी, दे आर लॉयल। योर वर्ड्स विल बी देयर लॉ। अब वो धीरे धीरे उसको लेकर के आ रहा है कि अब आपको जो बोलना है उनसे या बात करनी है, वो जो आप बोलोगे वो आपका लॉ है। सिर्फ एग्जाम्पल आज मैं बोलूं कि आज अगर ये मैं क्लास ले रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल, तो जितनी नॉलेज मुझे है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, तो मैं उसको पूरी इम्पार्ट कर रही हूँ। बट अगर मुझे ही नॉलेज नहीं है तो शायद नहीं कर पाती, या मे बी अलिफा इस टॉपिक को इतना ब्यूटीफुली नहीं समझा सकती, बिकॉज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में मेरा बैकग्राउंड है, और दिस जो भी ये बोला वो उससे बोला। सो वहीं पे हम ये बात करते हैं कि वो आपके, जो आप पढ़ाओगे, जो आप बोलोगे, वो उनके लिए लॉ बन जाएगा। तो अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करें, तो अगर एक ऑफिसर बन के आया, वो जो बोल रहा है एक नए सैनिकों को, वो एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके लिए लॉ बन जाएगा। तो अगर बॉस अच्छा है तो एम्प्लॉय, मतलब अगर हमारा जो हम कहते हैं कि नेवी में भी जैसे मेरे हस्बैंड है, तो कई बार हम बात करते हैं कि बॉस अच्छा है तो वो जितना मर्जी काम आप ले सकते हो आप अपने लोगों से। और अगर बॉस अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आगे वाले लोग एंथ्यू में नहीं आएंगे, काम ही नहीं करेंगे। कितनी हमने मूवीज देखी जहां पे इट इज माय कमांड बोल दिया जाता है और वो ऑफिसर वैसे करने लग जाते हैं। जैसे फौज में भी आप देखते हो कि कितने सारी मूवीज में भी होता है कि अगर एक ऑफिसर बोल रहा है कि दिस इज माय कमांड, तो वो जितने मर्जी लोग हों, बेशक वो कहे कि वॉर फ्रंट है, मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं, मुझे मरने दो, तुम जाओ, तो वो चले जाते हैं। बिकॉज वहां पे ये कमांड या लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दिया कि नेवी में भी या एयरफोर्स, मतलब मिलिट्री में भी ये होता है कि अगर बॉस आपके ऊपर कोई एलिगेशन भी लगा रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ऑफिसर सिर्फ चुप रहता है, वो कभी अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इट इज अ नॉर्मल ट्रेंड विच इज फॉलोइंग इन दिस, बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो उन्होंने यही बोला कि अब वो मेजर बैच का जो वो है, वो यही समझाना चाह रहे हैं कि आप एज अ लीडर जहां पे भी आप होते हो, सिर्फ एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है और आपके अंडर एक स्टाफ है, नर्सेज हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, अगर आप जो बोलोगे उनको, वो उनके लिए लॉ बन जाएगा कि वो आपको देखेंगे कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं। सिर्फ एग्जांपल अनट्रेन्ड लोग अगर हमारे नीचे आए कहीं पे, तो आप उनको वही, सिर्फ एग्जांपल आज अगर मैं रेकी मेडिटेशन भी करवाती हूँ किसी को, तो जो मैं पढ़ाऊंगी कि हाँ रेकी में ये होता है, वो लॉ बन जाएगा उन लोगों के लिए। तो बहुत उन्होंने बोला यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। बेसिकली वो क्यों बताना चाह रहा है ये कि योर वर्ड्स विल बी देयर लॉ, योर मोस्ट कैजुअल रिमार्क विल बी रिमेम्बर्ड। कैजुअली भी रिमार्क आप अगर आपने कर दिया कि अरे यार ये तो ऐसे ही है, तो वो भी याद रखेंगे। जैसे अगर हम, जैसे मेरे हस्बैंड हमेशा हर किसी को ऐसे बोलते हैं, दोस्त ऐसे कैसे कर ले, तो पीपल नो हिम कि कैप्टन साहिल मक्कड़ हैं नेवी में, जो हमेशा हर किसी को दोस्त करके बात करते हैं। सो उन्होंने बोला अगर आपका कोई कैजुअल रिमार्क भी होगा तो भी आपको एज इट इज याद किया जाएगा।
योर मैनरिज्म विल बी एप्ड, जिस तरह से आप पोर्ट्रेट करते हो। जैसे फॉर मी माय हस्बैंड इज लाइक, जब वो दोस्त बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो इवन रिक्शे वालों को भी दोस्त बोलेंगे, इवन सबको दोस्त बोलेंगे। वो ऐसे कोई भेदभाव नहीं करते कि आर्मी में नेवी में है तो नेवी वालों को दोस्त बोलेंगे और रिक्शे वालों को नहीं बोलेंगे। वो रिक्शे वाले बोले दोस्त कितने पैसे हुए, बिकॉज इट इज हिज ओन वे ऑफ स्पीकिंग। तो वो उन्होंने बोला कि जो भी आपके मैनर्स भी हैं वो भी लोग अगर अच्छे हैं तो वो चाहेंगे कि वैसे ही करें। अगर आप रूड बात करते हो किसी से तो लोग भी रूडनेस सीखेंगे, अगर आप अच्छे से बात करते हो तो लोग भी अच्छे से सीखेंगे। योर क्लोथिंग, योर कैरेज, योर वोकैबुलरी, योर मैनर्स ऑफ कमांड विल बी इमिटेटेड, कि आप जो भी करोगे लोग इमिटेट करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूंगी छाया जी के पार्लर में कोई आता है और उनसे काम सीखता है, तो जितनी ब्यूटीफुली, जितनी शिद्दत से, जितने प्यार से छाया जी काम करेंगी वो देख देख के सीखेगा। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे हम स्टोरी सुनते हैं कि एक बार ये एक किसी ने बोला कि ट्रेन में एक लेडी जा रही थी, उस वो बुक रीडिंग कर रही थी, उसका बच्चा भी बुक रीडिंग कर रहा था। तो किसी ने ऐसे पूछा कि अरे मेरे बच्चा तो बुक रीडिंग नहीं करता है, आपका बच्चा कैसे बुक रीडिंग करता है, आपने ये हैबिट उसमें कैसे डाली? तो उन्होंने बोला कि किड्स आर कॉपी कैट्स, जो आप करते हो वो ही करेंगे। कहती मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं अपनी बुक खोल के बैठ गई। जब मैं अपनी बुक खोल के बैठ गई तो धीरे धीरे उसको भी आदत हो गई कि वो बुक खोल के बैठ गया। सो दिस इज द वे एक्चुअली। हम कहें कि एज अ पेरेंट हम कई बार बच्चों को कहते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम वो खुद करें तो बच्चे अपने आप सीख ही जाते हैं। So bola, your clothing, your carriage, your vocabulary, your manners of command will be imitated. When you join your organization, you will find there is a willing body of men who ask from you nothing more than the qualities that will command their respect, their loyalty and their obedience. बोला जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ये बिकॉज उसका एड्रेस है ये मेजर बैश का, तो वो बोल रहे हैं कि जब वो एड्रेस कर रहे थे तो वो दूसरों को ये बता रहे थे कि जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे लोग विलिंग होंगे, अपनी विल से सीखना चाहते होंगे वो क्वालिटीज, किस तरह से कमांड करना है, किस तरह से रिस्पेक्ट करना है, किस तरह से लॉयल्टी दिखानी है, और किस तरह से ओबीडियंस को फॉलो करना है। इज इट क्लियर? किसी को कोई थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, सो समझ देन गए अच्छे से। हाँ, सो देन दे सेड कि देखो, मतलब बेसिकली वो क्या सिखा रहे हैं कि आपके आसपास की जो पीयर है, आपके आसपास जो भी है, आपसे छोटा है एज में समझ लो, या फिर कुछ जैसे अगर आपने एज अ ऑफिसर, इसमें एग्जांपल ऑफिसर का है कि ऑफिसर कुछ सीख लिया, पढ़ाई करी 3 साल, वो कितनी रिगरस पढ़ाई करते हैं अकेडमीज में, तब जाके वो ऑफिसर ग्रेड में आते हैं, जो भी नेवी आर्मी एयरफोर्स में होते हैं। तो उनको बहुत पनिशमेंट, बहुत डिफिकल्ट टाइम्स के थ्रू निकलना पड़ता है। आपने देखा भी होगा ट्रेनिंग कैंप्स, जैसे लक्ष्य मूवी भी देखी होगी, कितना डिफिकल्ट होता है कि अगर आपने एक गलती कर दी कितनी पनिशमेंट्स मिलती हैं उसके ऊपर। सो बेसिकली सिमिलरली वो ये कह रहे हैं कि जब आप ऑफिसर ग्रेड में आते हो, सिमिलरली हम भी एज अ हाउस वाइफ भी शादी करके आए, अब हमने थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, धीरे धीरे बच्चे हुए, अब हम सीनियर हैं, हमने जिंदगी के कुछ 25 साल कुछ सीख लिया होगा। अब हम जब बच्चे हुए तो बच्चे हमको देख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो भी वही सीख रहे हैं। हमें लगता है नहीं, जैसे वो एक एग्जाम्पल भी है ना कि एक बारी एक छोटा सा बच्चा था, उसने बोला कि पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना आपको घर से निकाल दूंगा। तो बच्चा, वो पापा बड़ा हैरान होता है कि ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया बच्चे ने। तो उन्होंने बोला पापा आपने भी तो अपने पापा को निकाल दिया है ना, तो मैं भी निकाल दूंगा। तो देन ही रियलाइज कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा बच्चा भी सीख रहा है। सो उन्होंने बोला दे आर परफेक्टली रेडी एंड ईगर टू फॉलो यू so long as you can convince them that you have these qualities. तो उन्होंने बोला अगर देखो हर कोई बढ़ने आया है संसार में, अगर उसको अपनी ग्रोथ नजर आएगी, सिर्फ एग्जांपल जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत लोग फॉलो करते हैं, मतलब जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा लोग कॉल करके ही पूछेंगे कि सर इसको कैसे करना है, ये एग्जाम आ रहा है उसको कैसे क्लियर करना है, वो एग्जाम आ रहा है कैसे क्लियर करना है। इट इज नॉट बिकॉज कि he is very intelligent or sharp, it is because he is always very helpful. तो उन्होंने बोला कि जब तक कोई हमसे क्वालिटीज है हमारे अंदर तो कोई हमें फॉलो करेगा, अगर कोई हमारे अंदर क्वालिटीज नहीं है तो कोई हमें फॉलो करेगा भी नहीं। तो जब तक उनको कुछ सीखने को मिलेगा हमसे, तो वो जैसे ये वही बता रहे हैं ना कि जब तक किसी को सीखने के लिए मिलेगा हमसे तभी वो हमारे पीछे पीछे आएगा या हमें फॉलो करेगा। पर जिस दिन उसकी नजरों में तुम्हारी इज्जत कम हो गई,
फिर वो तुम्हारी ओबीडियंस तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। तो हमेशा जो लीडर है, बेशक एज अ मदर घर में हम लीडर हैं, बिजनेस में या जॉब में भी अगर हम किसी पोस्ट पे हैं, हमारे नीचे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और एज अ पीयर भी अगर हमारे आसपास सेम जॉब में सेम लोग भी हैं, वो भी हमसे सलाह लेना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, अगर हम उन्हें कुछ ऐसा दे पा रहे होंगे विच इज वैल्यूएबल टू देम, विच इज एडिंग टू देयर ओन अपनी ग्रोथ के लिए कोई चीज जरूरी होगी, तो बोला, उन्होंने बोला दे आर परफेक्टली रेडी एंड ईगर टू फॉलो यू सो लॉन्ग एज यू कैन कन्विंस देम दैट यू हैव दीज क्वालिटीज। व्हेन द टाइम कम्स दैट दे आर सेटिस्फाइड, यू डू नॉट possess them, you might as well kiss yourself goodbye। उन्होंने बोला जिस दिन वो उनको लगा कि अब इस बंदे में सीखने के लिए कुछ नहीं रह गया, तो उस दिन आप सोचना कि आपको अपने आप को उस सर्विस से, उस पर्टिकुलर जगह से बाहर निकाल देना है, गुड बाय कर देनी है। तो उन्होंने कितना क्लियर बोला कि अगर जैसे बच्चों के भी लाइफ में देखो, हम क्या करते हैं, हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि बस मेरा बच्चा मैं जो बोल रही हूँ ना वही समझ जाए, बट हम उसको अपने विंग्स नहीं फैलाने देते कि क्या होगा, 2-3 बारी गलतियां करेगा, सीख जाएगा। आप जरूर उसको एज अ काउंसलर जरूर बोलो कि हाँ बच्चे ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बट देन उसको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने दो। तो उन्होंने बोला व्हेन द टाइम कम दैट दे आर सेटिस्फाइड, यू डू नॉट possess them, कि जब वो सेटिस्फाई हो गए कि तुम में कोई क्वालिटी है ही नहीं, तब अपने आप गुड बाय करना और छोड़ देना। बोला योर यूजफुलनेस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एट एन एंड, तुम्हारी जरूरत उस ऑर्गेनाइजेशन में खत्म हो जाएगी जब तुम वो जो सारी क्वालिटीज हैं एज एन ऑफिसर जो होनी चाहिए, एज एन लीडर जो होनी चाहिए, अगर तुम वो नहीं दे पा रहे हो किसी को, तो तुम्हें वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देनी चाहिए। बोला how remarkably true this is in all manner of leadership. From the standpoint of society, world may be divided into leaders and followers. The professions have their leaders, the financial world has its leaders. In all this leadership, it is difficult, if not impossible, to separate from the element of pure leadership, that selfish element of personal gain or advantage to the individual, without which any leadership will lose its value। तो उन्होंने बोला कि सोसाइटी में कितने सारे लीडर्स हैं जो उनके फॉलोवर्स हैं, कितने सारे प्रोफेसर्स हैं जो एज अ लीडर्स काम करते हैं, कितने सारे फाइनेंशियल लीडर्स होंगे उसमें, बट हर लीडरशिप में डिफिकल्ट क्या है, सेपरेट करना कि लीडरशिप क्या, प्योर लीडरशिप क्या है। देखो एक लीडर का काम क्या है कि उसको एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसको सबको इकट्ठे लेके चलना है। अगर वो सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ एग्जाम्पल अगर मैं पार्लर के एग्जाम्पल दूं, छाया जी चाहे कि मैं जो काम कर रही हूँ वो इतना परफेक्ट हो, एक कंपटीशन में आ जाए अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, तो फिर वो सारा दिन उन लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे कि मुझसे ही काम कराओ, उन्हीं से काम कराना पड़ेगा। आज वो ट्रेन क्यों करेंगे अपने जूनियर को, क्योंकि अगर वो भी उतना ही अच्छा काम करेगा तो उनके लिए उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। शी कैन ऑल्सो डिवाइड दैट बर्डन ना। तो वो ये इसलिए नहीं कर रही है कि उनको मतलब अपना वो नाम रोशन करना है, बट उनको कोऑपरेशन के साथ अपने पार्लर को अच्छे से चलाना है। सिमिलरली अगर आज जैसे मैं और एक मेरी जैसे गुरप्रीत है, इफ यू नो, सबको पता है गुरप्रीत के बारे में, गुरप्रीत और मैं इकट्ठे सेशंस लेते हैं। क्यों? बिकॉज एट द टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सेशन शुड गो, क्लास शुड गो, मेडिटेशन शुड गो, 3 टाइम सेशंस होंगे तो वो होने ही चाहिए। तो अगर हम कंपटीशन में लग जाए कि नहीं मैं तुझसे बेटर या तू मुझसे बेटर, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने यही बोला कि इट इज अ लीडर हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स। वो सेल्फिश एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि मैं लीडर हूं, मैं अपनी ग्रोथ कर लूं, बाकी सब पीछे चले जाए। तो जैसे अगर एक फर्म देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन देखो, अगर हमने कुछ करना है तो एज अ होल वो पूरी फर्म बढ़ती है, ये नहीं कि 2-3 लोग ऊपर बढ़ गए बाकी सबको नीचे छोड़ दिया। तो वैसे ही आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी, मिलिट्री में भी जनरली ये होता है कि पूरी जो जिनको हम ट्रेन करेंगे वही आगे जाके देश को संभालेंगे ना। आज अगर मेरे हस्बैंड यहाँ, जैसे यहाँ तो नहीं बट इंडिया में जैसे एक ट्रेनिंग कमांड में थे, तो ही यूज्ड टू ट्रेन ऑफिसर्स, तो वो कितनी पढ़ाई करते थे खुद कि उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की पढ़ाई आनी चाहिए, सो दैट वो जो ऑफिसर निकले उस इंस्टीट्यूट से वो परफेक्ट हो देश को संभालने के लिए।
सो सी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लीडरशिप में होना चाहिए अपना सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, इट्स अ ग्रुप एफर्ट, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो बोला सेल्फिश एलिमेंट ऑफ पर्सनल गेन और एडवांटेज टू द इंडिविजुअल, पर्सनल गेन के लिए नहीं या फिर पर्टिकुलरली किसी एक बंदे या दो बंदों के लिए नहीं, एज अ होल ग्रुप को ही लेके चलना है। सो बोला इट इज इन मिलिट्री सर्विसेज ओनली वेयर मेन फ्रीली सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अ फेथ। तो जैसे कहते हैं कि सिर्फ मिलिट्री में ही ऐसा होता है कि मर गए। हमने कितनी बारी देखा, कितनी सारी मूवीज आती हैं जिसमें रॉ के एजेंट्स हैं या फिर मिलिट्री के हैं जिनका नाम भी रिकॉर्डेड नहीं है, बट दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ फॉर मदर अर्थ या फिर फॉर इंडिया। तो उन्होंने बोला कि सैक्रिफाइस करते हैं अपनी लाइफ को एक फेथ के लिए, वेयर मेन आर विलिंग टू सफर एंड डाई फॉर द राइट और द प्रिवेंशन ऑफ द रॉन्ग, दैट वी कैन होप टू रियलाइज लीडरशिप इन इट्स मोस्ट एक्सेलेटेड एंड डिसइंटरेस्टेड सेंस। उनकी कोई, अब जैसे मैंने जैसे बोला भी सही, जैसे अभी कोई मूवी देख रही थी मैं, आई थिंक लक्ष्य ही देख रही थी पीछे, तो लक्ष्य में भी एक सीन है कि वो एक ऑफिसर होता है, वो पूरी तरह से इंजर्ड होता है, तो वो अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को बोलता है कि तुम लड़ाई नहीं जीत पाओगे, तुम वापस जाओ। तो वो बोलता है कि सर आपको, उन्होंने बोला मैं संभालता हूँ पोस्ट और तुम जाओ, एंड फाइनली वो मर जाता है। तो मतलब जब मैं तब भी देख रही थी कि कितना कितना ज्यादा उनमें अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी है, कि वो खुद तो जा ही रहा है, मर रहा है अपना, बट वो चाहता है कि उसके सारे लोग बच जाएं। सो दैट इज क्वालिटी, कि वो अपने लिए नहीं सोच रहा खाली, या अपनी फौज के लिए नहीं सोच रहा, या वो ये नहीं कह रहा कि मैं तो मर रहा हूं, देखा जाएगा जो मरे मरे। उसने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रहता हूँ ताकि मैं संभालू ये, तुम लोग सब वापस जाओ और हेल्प लेकर आओ, यहाँ पे लड़ाई अभी नहीं जीती जा सकती। सो हाउ सेल्फलेसली दे वर्क। जैसे एक बार मैंने भी अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा साहिल अगर सिर्फ एग्जाम्पल मुझे किसी कोई गन पॉइंट में कहीं ले जाए और बोले कि साहिल आप मेरी एंट्री किसी शिपयार्ड में करवा दो, तो क्या तुम करवा दोगे? ही सेड नो। मैं कहा तो बोला मुझे मरने दोगे? ही सेड यस, मैं मरने दूंगा। मतलब देन आई रियलाइज कि हाउ ब्यूटीफुली मुझे सच में शायद 1% भी बुरा नहीं लगा कि ही सेड दैट टू मी, कि मुझे मरने देगा वो, क्योंकि मुझे लगा कि इतना बड़ा वो देशभक्त है कि वो देश के लिए मुझे भी सेक्रीफाइस कर सकता है, जबकि फॉर हिम आई पर्सनली फील कि मतलब मैं उसकी जान हूं, बट देश के लिए वो जान भी, वो मतलब बेशक वो बाद में खुद मर जाए पर वो मुझे, मतलब उसने बोला कि मैं शिपयार्ड में किसी को एंटर नहीं करने दूंगा, मैं करवाने नहीं दूंगा किसी को भी एंटर। सो दैट इज उनकी उनके अंदर वो शायद इम्बाइब की जाती है उस चीज को। सो उनका वो जो एक कह लो अपने देश के लिए एक सेक्रीफाइस, इट इज वे बियॉन्ड देन व्हाट वी थिंक। जैसे हमें लगता है कि बिफोर, जब मैं एक नॉर्मल सिविलियन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, आई नेवर थॉट ऑफ मैरिंग टू अ नेवल ऑफिसर आल्सो, बट जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट, हाउ सेल्फलेसली दे वर्क। और आई फील सो प्राउड ऑफ हिम, मतलब इनफैक्ट सारे मिलिट्री वालों को, कि कितने ब्यूटीफुली वो अपना देश के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं। So बोला कि therefore when I say leadership I mean military leadership. In a few days the great mass of you men will receive commissions as officers. So as a officer commission होती है, मतलब कि you are commissioning this ship, या इस particular आप सेक्ट में जाते हो, जैसे मिलिट्री में बटालियंस होती हैं, हमारे नेवी में शिप्स होती हैं, वैसे ही एयरफोर्स में स्क्वाड्रंस होते हैं, उनमें कमिश्निंग होती है इन ऑफिसर्स की, जो भी पास आउट होते हैं। आई थिंक ये पास आउट की स्पीच है, क्योंकि दे आर सेइंग कमीशंस टू द ऑफिसर्स। तो कमिश्निंग क्या होती है? बेसिकली आपको हर एक बंदे को, जैसे जो 50 लोग समझ लो एक पूरा कोर्स पास हुआ, तो 50 लोग के 50 लोग एक जगह नहीं जाते, अलग अलग यूनिट्स में उनका नाम डाल दिया जाता है, and they are recognized with that particular unit only. So these commissions will not make you leaders, they will merely make you officers. They will place you in a position where you can become leaders if you possess the proper attributes. So जैसे अभी बताती हूँ कि नेवी आर्मी एयरफोर्स में क्या होता है, देयर आर टेस्ट ऑल्सो। जैसे मेरे हस्बैंड टेस्ट दे दे के ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं, जो टेस्ट में क्लियर नहीं होते, या उस पर्टिकुलर ड्रिल्स होती हैं, इनके एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्लियर नहीं होते, तो वो वही रह जाते हैं, दे कैन नॉट बिकम आगे रैंक्स में नहीं जा पाते। तो उन्होंने बोला कि आज वो आपको किसी लीडर को नहीं बनाएंगे, बट ऑफिसर बनाएंगे। बट अगर वो ऑफिसर जो अभी एकेडमी से पास आउट हुआ है,
अगर वो लीडरशिप क्वालिटीज मतलब दिखा देगा, जैसे उनकी ना रैंक, जैसे हम कहते हैं ना ऑफिस में क्या होता है, एक जो ईयरली एनुअल एक रिपोर्ट बनती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, ऐसे हमारे भी एयरफोर्स नाम उसमें एक एनुअल रिपोर्ट बनती है जिसमें मार्क्स दिए जाते हैं ऑफिसर्स को, कि इस टाइम पे डिफिकल्टी आई तो कैसे उसने हैंडल किया, या उसने ये प्रोजेक्ट को ऑन इट्स ओन कैसे हैंडल किया। तो वो सारे उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ तक कि ये भी पॉइंट्स होते हैं कि उनके बीवी बच्चे क्या करते हैं। जैसे अगर मैं एक्टिवली पार्ट लेती हूँ नेवी के फंक्शंस में, तो वो भी पॉइंट्स ऐड होते हैं कि इनके एज अ फैमिली ऑल टुगेदर दे आर, बेसिकली वो भी पॉइंट्स ऐड होते हैं कि कैसे फैमिलीज भी इकट्ठे मिलके आगे उस ऑफिसर की हेल्प कर सकती हैं। जैसे अभी हम यहाँ आए हैं, तो अभी यहाँ पे एज अ सोशल उसमें मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं संभाल पाऊंगी, उसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली भी ऑफिसर्स को प्लेस किया। बोला दे विल प्लेस यू इन अ पोजिशन वेयर यू कैन बिकम लीडर्स इफ यू पोजेस द पावर एट्रीब्यूट्स। अगर आप लीडर तब बनोगे, आप अच्छी पोजीशन तब हैंडल करोगे जब वो लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज पढ़ाई जाती हैं एकेडमी में ऑफिसर वाले ग्रेड्स को, वो आपके अंदर आ जाएंगी, आप उस बात को समझ जाओगे। तो कोई एक दिन में लीडर नहीं बन जाता। जैसे अभी जब कोई भी मैं काम, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल, कोई जॉब स्टार्ट करी किसी ने, तो उस पे एक पहले दिन तो प्रोफेशनली आप उसमें बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं होते, पर धीरे 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 ग्रेजुअली आप सीखते जाते हो। फिर आप उस आपको पोजीशन दी जाती है कि अच्छा अब आप इस पूरे जो डिपार्टमेंट को हैंडल कर लो। फिर वो डिपार्टमेंट हैंडल करके आपको और ज्यादा दिया जाता है कि अब आप तीन अपने नीचे 3 या 4 डिपार्टमेंट्स को हैंडल करो, फिर और आगे दिया जाता है। बट हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उन्हीं को मिलती है जो अपने अंदर ये क्वालिटीज को डेवलप कर लेते हैं। सो बोला बट यू मस्ट मेक गुड नॉट सो मच विद द मेन ओवर यू एज विद द मेन अंडर यू। तो सिर्फ कभी कभी जैसे बोलते हैं कि कई लोग बड़े चापलूसी करते हैं, है ना, चापलूसी करके हो सकता है वो आगे बढ़ जाएं, बट दे आर नॉट गुड लीडर्स, क्योंकि वो आपने बॉस को तो ऊपर वाले खुश कर लिया पर नीचे वाले मैन को खुश नहीं किया। तो जैसे रेटिंग्स जो होती हैं, एनुअल रेटिंग्स जो होती हैं, वो दोनों से ली जाती हैं, पीपल अबव यू एंड पीपल बिलो यू ऑल्सो, कि हाउ इज दिस पर्टिकुलर पर्सन एज अ लीडर कैसा है, एज एन ऑफिसर कैसा है। तो उन्होंने बोला कि आपको पोजेस करनी है वो क्वालिटीज जो लीडर में है, बट वो जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आप फेक कितना टाइम कर लोगे, आप 1 साल 2 साल किसी को अपनी चुकनी चुपड़ी बातों से बेशक उसको वो कर लो, बट एक्चुअली वही निकल के आता है आपके अंदर से जो आपके अंदर एक्चुअली है। सो बोला मेक एक्सक्यूजेस फॉर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अदर्स इफ यू विश, बट होल्ड योरसेल्फ टू अ स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी इफ यू वुड अटेन लीडरशिप इन एनी अंडरटेकिंग। तो कितना ब्यूटीफुल है ये। जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया, अभी भी बोला कि जैसे मोस्टली जितने अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, अगर बॉस उनको कुछ डांट भी रहा है, दे विल नॉट मेक एक्सक्यूजेस। सो बोला कितना अच्छा उन्होंने ये, आई थिंक उसकी मेजर बैश की ही उसके अंदर से होगा लिया होगा कि मेक एक्सक्यूजेस फॉर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अदर्स। हो सकता है जब देखो, जैसे मेरे हस्बैंड बीच में एक जैसे OIC 2 की पोस्ट पे थे, तो अभी उनके नीचे 10 ऑफिसर्स हैं। अभी 10 ऑफिसर्स में से किसी ने भी गलती करी तो डांट मेरे हस्बैंड को पड़ती थी। तो जो बॉस है शिप का, जो CEO होता है, वो साहिल को ही डांट रहा था क्योंकि नीचे की गलती थी। ही नेवर सेज कि जियो गलत था या NO गलत था, ही ऑलवेज से ओके सर आई विल सी, अगर गलती हुई है आई विल सी। तो कोई भी ऑफिसर गलती करे आउट ऑफ दोस 10, डांट हस्बैंड को ही पड़ रही होती थी मेरे। तो मैं कई बार कहती थी कि तुम बोल नहीं सकते, बोल तो दो कि गलती उसकी है। तो ही सेड खुशी नहीं, इट इज नॉट अलाउड यहाँ पे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे अपने लोगों को ठीक करना था, मैं उनका लीडर हूं। जो वो 10 लोग हैं मेरे नीचे, अगर उनमें से कोई गलती कर रहा है तो मेरी हार है वो। सो हाउ ब्यूटिफुली दे वर्क, कि वो कोई एक्सक्यूज नहीं बनाते। और यही वो सिखा रहे हैं कि नेवर मेक एक्सक्यूजेस ऑफ द शॉर्ट कमिंग ऑफ अदर्स। अगर हमें आगे बढ़ना है, सपोजिंगली मेरे साथ कोई और 2-3 लोग हैं, उनमें से किसी की गलती हुई जिसकी वजह से कुछ गलत हो गया, और अगर आपको कोई कंप्लेन कर रहा है तो आप ले लो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ आगे से हम ध्यान रखेंगे एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आई एम द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई विल टेक केयर। सिर्फ एग्जाम्पल, छाया जी की पार्लर में किसी के साथ कुछ गलत, कोई वैक्स से कुछ जल गया किसी का हाथ, तो बेशक जला किसी और से, शी विल नॉट सी ना मैंने थोड़ा जलाया है, मेरे तो जूनियर ने जलाया है। शी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लगाएंगे उसके ऊपर कुछ बर्फ लगाएंगे, कुछ ऑइंटमेंट लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, जो भी करेंगे, जो भी वो एक्शन कर सकते हैं, सॉरी बोलेंगे। बट शी विल नॉट से कि मेरे जूनियर की वजह से हुआ है या मेरे किसी की वजह से हुआ है। सो वेर एवर देयर इज अ शॉर्ट कमिंग, एक्सेप्ट इट। तो बोला मेक एक्सक्यूजेस फॉर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द अदर्स इफ यू विश, बट होल्ड योर सेल्फ टू अ स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कोई भी काम हो जाए, मेरे मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि मुझे जवाब देना है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे मैंने अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आज पापा के घर आने से पहले पहले ये काम कर दो, बट क्योंकि वो काम मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला है, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि वो काम होगा कि नहीं होगा। अब मेरी मर्जी है कि मैं कैसे करवाऊं। सिमिलरली इट इज बेसिकली तीन इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, एक बॉस, एक जो बंदा लीडर है जो हैंडल कर रहा है सब कुछ, और एक जूनियर। तो अगर बॉस ने कोई काम लीडर को बोला कि ये काम करवाना है, मे बी आर्मी में, बटालियन में, किसी भी जॉब में, और लीडर ने वो काम किसी और को दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसने कि अच्छा ठीक है काम आप कर देना, बट अकाउंटेबिलिटी कि वो आंसरेबल कौन है, वो जूनियर नहीं है, आंसरेबल कौन है, मैं ही रहूंगी एज अ लीडर, क्योंकि मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक दूसरे को दी है, बट मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि ये काम मुझे कैसे भी करवाना है। वो मैं किससे भी करवाऊं, अपने जूनियर से करवाऊं, खुद करूं, उसके ऊपर बॉस ने थोड़ा मुझे कुछ बोला था। सो उसने बोला होल्ड योर सेल्फ टू स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी इफ यू वुड अटेन लीडरशिप इन एनी अंडरटेकिंग। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपने पास रखो। अगर तुम्हें लीडर का रोल मिला है, तो बॉस अगर कुछ बोल रहा है, तुम काम करवा सकते हो किसी से, ठीक है, खुद करना है तो भी ठीक है, बट यू आर ओनली अकाउंटेबल, तुम ही आंसरेबल हो उस लीडर के आगे। तो बोला men must and will follow into battle officers who are not leaders, but the driving power behind these men is not enthusiasm but discipline। अच्छा ये मैं यहाँ पे भी बोलूंगी कि डिसिप्लिन वर्ड भी ना हमारे बहुत जैसे जब मैं छोटी थी या शादी से पहले मुझे ज्यादा डिसिप्लिन मीन्स ये टाइम इसका है, ये टाइम इसका है, ये टाइम इसका है, पता नहीं कितनी कैसे लोग ये डिसिप्लिन में रहते हैं। आर्मी नेवी वाले तो पागल होते हैं डिसिप्लिन के लिए, टाइम बाउंड, मतलब मेरे हस्बैंड 5 मिनट लेट हो जाए, मतलब ऐसे गुस्सा तो जरूर चढ़ जाता है उनको, बिकॉज दे सो मच ट्रेन फॉर डिसिप्लिन। तो मुझे लगता था कितने कितने पागल हैं ये लोग, मतलब कितने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते हैं और कितने बंधन में है। हमें क्या लगता है डिसिप्लिन मीन्स एक बंधन है ना, कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। बट देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन कभी बंधन नहीं होता, डिसिप्लिन मुक्ति होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी जीते जीते हम क्या करते हैं, कभी भी कुछ भी कर लिया, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, कभी भी नाश्ता, कभी भी लंच, कभी भी डिनर, ठीक है। फिर अब क्या होगा, आप एक काम करने जा रहे हो, अब आप दूसरा काम आपको पता ही नहीं नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, आपकी लाइफ का कोई एम ही नहीं है, आपके पास टाइम है ही नहीं है। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि खुशी तू इतनी पढ़ाई करती है, तेरे पास 48 आवर्स हैं क्या दिन में? बट नाउ दैट आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव फिक्स टाइमिंग्स ऑफ एवरीथिंग, फिर मुझे पता होता है कि ये टाइम इसका, ये टाइम इसका, ये टाइम इसका, इसलिए कुछ मिस नहीं हो रहा होता। सो डिसिप्लिन हमें मुक्ति दिलवाता है, क्योंकि यूर सो वेल आपको सेड। सोचना। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब कहा खुशी, क्या बात है। मुक्ति दिलाता है डिसिप्लिन। एक्चुअली क्या है कि आप फ्री हो, अब आपको पता है कि 3:30 बजे सेशन है, 5 बजे मेरा मेडिटेशन है, इतने बजे ये है, इतने बजे ये है, अलार्म बजते हैं मेरे, पर फिक्स अलार्म है मेरे पास, वो बजने ही बजने हैं, इतने बजे मुझे उस बंदे से बात करनी है, वो भी फिक्स्ड है। कि अगर मुझे किसी की काउंसलिंग करनी होती है तो मैं वो भी टाइम फिक्स रखती हूँ अपना, कि एक टाइम बता, उसी टाइम तेरे को रोज फोन करूंगी काउंसलिंग करने के लिए, ताकि वो मेरे को पता हो कि मेरा मेरा रूटीन सेट है, वो डिस्टर्बेंस है। और जो बीच का टाइम है वो मेरा फन टाइम हो जाता है, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है ना कि अब ये काम रह गया है, मुझे पता है ये टाइम इस टाइम पे करना ही करना है। तो जैसे अगर सपोजिंगली 5 o'clock मेरी मेडिटेशन होती है, उसके बाद अम, रात के 10 बजे मेडिटेशन होती है, तो मुझे पता है वो 5 hours मेरे फ्री हैं। अब मैं उसमें बच्चों के साथ खेलूं, खाना बनाऊं, घूमने जाऊं, जो भी करना है करूं।
बट देन इट इज गिविंग मी सो मच ऑफ फ्रीडम. बट अगर मैंने सिर्फ हेवाय सोचा होता कि एक दिन मेडिटेशन भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना, मैं कब करूं, फिर बार बार मन में टेंशन ही रहती है कि ओहो ये भी रह गया आज का, ये भी करना है, ये भी करना है, अब ये भी रह गया, इसको कैसे करूंगी, चल इसको कल कर लूंगी. तो वो एक स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन है आपको एक फ्रीडम दे रहा है कि अब आपके पास बहुत फ्री टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हो. सो बस यही बोला कि जो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द मेन हु आर इन यूनिफॉर्म, इट इज नॉट उनका एनथ्यू, इट इज देयर डिसिप्लिन. दे आर सो वेल ट्रेन्ड. इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये. एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे कैन डू वंडर्स. इतनी पेशेंस, इतनी एंड्योरेंस. मतलब आई हैव नेवर सीन माय हस्बैंड टायर्ड ऑफ एनीथिंग, नेवर एवर. मतलब मेरे जो हस्बैंड के जूनियर्स हैं, कई बार वो मुझे कहेंगे मैम क्या खिलाते हैं उनको, इनकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरा हस्बैंड ऐसे है बिकॉज वो मिलिट्री में है. सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ऐसे होते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ माय हस्बैंड बिकॉज आई हैव नोटिस हिम सो क्लोजली. तो बट दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड. और मैं आज जब मैं कल ये चैप्टर पढ़ रही थी, मुझे लग रहा था वाओ कितना ब्यूटीफुल है, यही चैप्टर आया मुझे एक्सप्लेन करने के लिए. इट इज मुझे मुझे इसके बारे में पता है थोड़ा बहुत. I was तो just देन दे से thinking कि I was just वही मैं सोच रही थी कि मैंने कहा my goodness I'm so glad you're leading this chapter. You have so many examples to give. Perfect. थैंक यू. तो कल भी जैसे आई वाज रीडिंग, तो आई सेड कि साहिल मुझे पहले ये पढ़ना है थोड़ी देर के लिए चैप्टर, बिकॉज मुझे कल क्लास लेनी है, एंड देन आई विल वील डू डिनर. सो देन 5 मिनट में बाहर आ गई. ही सेड कि क्या हुआ. मैंने कहा ये टॉपिक तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी तारीफ करनी है कल, मुझे मुझे कुछ नहीं करना. तो ही वाज लाइक अच्छा, कभी कभी तो तेरे को टॉपिक मिलता है ऐसा जिससे तू मेरी तारीफ करती है ना, तो मेरी तो तुम हमेशा उतार के रखती है. तो मैंने कहा नहीं, कल सिर्फ तुम्हारी तारीफ करूंगी क्लास में और कुछ नहीं करूंगी. एंड 5 मिनट में आई वाज आउट. Wow, it's amazing. कन्वर्सेशन And रिकॉर्डिंग नहीं किया क्या? हाँ डाल दिया है ना, अलिफिया जी ने डाला है. अच्छा. नहीं, मैंने ही रिकॉर्डिंग ऑन करी आज, वैसे जैसे कल किया था. आई थोड़ा टाइम से ज्वाइन कर लिया था, सो दैट वो रिकॉर्डिंग में लास्ट टाइम कल भी देर हो गई थी. सो बस ये ये फटाफट टॉपिक फिनिश कर लेते हैं. बोला दे गो विद डाउट एंड ट्रेम्बलिंग दैट प्रॉम्प्ट्स द अनस्पोकन क्वेश्चन व्हाट विल ही डू नेक्स्ट. सच मैन, देखा कितना ब्यूटीफुल उसने बोला कि दे गो विद डाउट. जो जो डिसिप्लिन में नहीं चलते उनको डाउट रहता है कि अब क्या करना है नेक्स्ट. Such men obey the letter of their orders, but no more. Of devotion to their commander, of exhalated enthusiasm, which scorns personal risk, of self-sacrifice to ensure his personal safety, they know nothing. तो बेसिकली उन्होंने बोला कि जो ऐसे लोग होते हैं जो डिसिप्लिन में चल रहे होते हैं, उनकी डिवोशन अपने कमांडर को लेके होती है. जो भी बॉस है वो जो कह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं. उनकी एंथुसिज्म क्या है कि वो जैसा बोलेंगे बिकॉज ही इज अ गुड लीडर. सो वो उसने एग्जाम्पल सेट कर दिया. जैसे आज हम कहते हैं कि अगर मिलिट्री में कोई आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसने कुछ जिंदगी में अच्छा प्रूव किया होगा, तो ही उसको किसी भी बटालियन का या किसी भी शिप का कमांडर बनाया जाता है. तो कमांडर इज अ वेरी गुड पोजिशन देयर. तभी बोला ना ऑफ द डिवोशन टू देयर कमांडर, ऑफ एक्सेलेटेड एंथुसियाज्म व्हिच स्कॉन्स पर्सनल रिस्क. वो अपना रिस्क साइड पे छोड़ के और सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने आप को कि जो कमांडर बोलेगा हम वो करेंगे. टू एंश्योर हिज पर्सनल सेफ्टी दे नो नथिंग. कि उन्होंने बोला कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर बनोगे, लीडर बनोगे बेसिकली, तो आपके अंडर सबकी सेफ्टी होगी. तो इसीलिए जो आपके मेन आपके अंडर काम कर रहे हैं, दे आर सो लॉयल कि वो अपने आप को, वो जो आप बोल रहे हो उनको पता है कि आप जो बोलोगे उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है. तो इसीलिए वो दे नेवर क्वेश्चन यू इफ यू आर अ गुड लीडर. Their legs carry them forward because their brain and their training tell them they must go. Their spirit does not go with them. So basically उन्होंने बोला कि वो इतनी ट्रेंड हो चुके होते हैं कि वो ट्रेनिंग ही उनकी आगे उनको लेके जाती है. So great results are not achieved by cold, passive, unresponsive soldiers. They do not go very far and they stop as soon as they can. बोला जो भी ग्रेट रिजल्ट्स हैं वो लोगों से नहीं होते जो बड़े ढीले ढाले होते हैं, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं. बहुत जोश वाले जो लोग होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं. बोला लीडरशिप नॉट ओनली डिमांड्स बट रिसीव्स द विलिंग, अनहेजिटेटिंग, अनफैल्टरिंग
faltering, obedience and loyalty of other men, and a devotion that will cause them, when the time comes to follow their uncrowned king to hell and back again if necessary. तो उन्होंने बोला कि इतना लीडरशिप क्वालिटी इतनी होनी चाहिए या इतनी होती है ऑफिसर्स के अंदर. जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल दिया लक्ष्य का भी, कि उसने बोला कि तुम जाओ, सारे के सारे जाओ और मुझे छोड़ दो यहाँ पे मरने के लिए, या जो भी ही वाज इंजर्ड. तो वो मर गया, बट उसने अपने सारे मेन को बचा लिया. इतनी ट्रुथ या इतना ट्रस्ट होता है. इनफैक्ट आर्मी में तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज देयर इज अ बडी सिस्टम होता है. तो बडी सिस्टम होता है हर ऑफिसर का, जो इन्फेंट्री में होते हैं उनके बडीज होते हैं उनके पास. सो वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज आल्सो फ्रॉम आर्मी ऑफिसर्स, जिनमें वो बोलते हैं कि जब वॉर सिचुएशन होती है और मरने का टाइम होता है, बडी आगे आ जाता है, आपकी गोली खा लेता है. वो इतना लॉयल होते हैं उसके आगे, मतलब उस अपने ऑफिसर के साथ, कि अगर उसको मौका मिले तो वो गोली खा लेगा, अपने ऑफिसर को नहीं मरने देता. कि वो तो एक सिंपल सा सोल्जर है, अगर वो मर भी गया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑफिसर जिंदा रहे, क्योंकि ऑफिसर ने आगे बाकी सबको भी संभालना है. सो दैट काइंड ऑफ उसको विश्वास होता है लीडर के ऊपर अपने, कि वो उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना, उन्होंने बोला अनहेजिटेटिंग अनफल्टरिंग फॉल्टरिंग ओबीडियंस. इतना ओबीडियंस होता है उनके अंदर कि उनको पता है कि दूसरा बंदा को वो कहीं कुछ होने नहीं देंगे, वो उसको साथ में लेके चलेंगे. आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर. यहाँ से कल पढ़ लेंगे. अच्छा, कल आप ले रहे हो ना ये सेशन, हाँ चंदन खुशी. जी? या हाय सोनू. सोनू, मैं तो प्रीति बोल रही हूँ. मैं तो आई एम जॉइनिंग आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. तो अभी क्या, मैं सीरियसली आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग लास्ट एक हफ्ते के सेशंस. तो अभी क्या चल, लाइक अभी अलीफिया नहीं है क्या? अलिफिया जी इज नॉट देयर फॉर एटलीस्ट अभी 2 दिन और है ना, 4 हाँ दिन हाँ के लिए 4 she's- days. अच्छा अच्छा, शी इज आउट ऑफ टाउन. हाँ हाँ जी. she is in some अच्छा अच्छा. conference 4 day